नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की क्लास में एक मेन चैप्टर शुरू हो रहा है जिससे किसी न किसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर है प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रदूषण हैं, सभी को हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब जल, थल और वायु में प्राकृतिक मानवीय कारणों से अवांछित परिवर्तन होने लगता है तो इसी को प्रदूषण कहा जाता है। जब जल, थल, वायु में प्राकृतिक मानवीय कारणों से अवांछित परिवर्तन होने लगता है तो इसी को ही प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का मुख्य कारण मानवीय ही होता है। मुख्य कारण मानवीय होता है। मानवीय कारणों से पर्यावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को ह्यूमलिन कहा जाता है। इन अवांछनीय परिवर्तन से पर्यावरण का ह्रास होता है। इसी को पारिस्थितिकी अवनयन कहा जाता है। पारिस्थितिकी अवनयन से क्या क्या होता है? जो पारिस्थितिकी अवनयन होता है दोस्तों, इससे क्या क्या होता है? पारिस्थितिकी अवनयन से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाता है। पारिस्थितिकी अवनयन से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है। जैव विविधता नष्ट होती है। तमाम बीमारियां पैदा होती हैं और जलवायु परिवर्तन होता है। विभिन्न प्रकार से अवनयन होता है। अब दोस्तों, देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? मुख्य वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं। मुख्य वायु प्रदूषक निम्नलिखित हैं दोस्तों। CO। वायु प्रदूषण में अकेले इस गैस का योगदान 50% है, CO2 का। यह गैस पेट्रोलियम, कोयला जैसे जीवाश्मी ईंधनों के अर्ध वहन से पैदा होती है। इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। क्योंकि यह गैस दमघोटू गैस कहा जाता है क्योंकि यह गैस हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की O2 दोनों की क्षमता घट जाती है। यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की क्षमता घट जाती है, इसलिए हमारी सांस फूलने लगती है। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यह गैस तेल शोधक कारखानों से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड यह गैस तेल शोधक कारखानों से निकलती है। यह वायुमंडल की नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब बनाती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड।
वर्षा के साथ यह तेजाब धरातल पर गिरने लगता है। इसी को तेजाबी वर्षा या अम्ल वर्षा कहा जाता है। इस अम्ल वर्षा से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव पत्थरों पर पड़ता है। पत्थर जगह जगह कट फिट जाते हैं। इसी को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। मथुरा के तेल रिफाइनरी से इस क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। इस अम्ल वर्षा का प्रभाव ताजमहल पर पड़ रहा है। ये भी नोट करें दोस्तों, इसका प्रभाव ताजमहल पर पड़ रहा है। सबसे पहले अम्ल वर्षा स्वीडन में देखी गई थी, लेकिन सबसे अधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसको भी आपको दोस्तों देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के बाद देखते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की ऑक्साइड जेट विमानों में होने वाले ईंधनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। यानी जेट विमानों से होने वाले ईंधनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। इनमें सबसे मुख्य नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यह वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड की तरह नाइट्रिक एसिड भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जेट विमानों में होने वाले ईंधनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। इनमें सबसे मुख्य नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यह वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड के तहत नाइट्रिक एसिड भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन चीन व अमेरिका जैसे देश करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की सर्वाधिक मात्रा सऊदी अरब में है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन की उत्सर्जन की मात्रा 1.2 मीट्रिक टन है। ये होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं दोस्तों मीथेन पे चर्चा कर लेते हैं। मीथेन यह गैस आर्द्र भूमियों, कोयलों की खानों, धान के खेतों इत्यादि स्थानों पर यह पाई जाती है। मीथेन गैस यह आर्द्र भूमियों, कोयलों की खानों, धान के खेतों में पाई जाती है। जानवरों की पशुलाट से भी यह गैस निकलती है। कोयले की खदानों में मजदूर जो हेलमेट पहनते हैं, उसकी बत्ती भी मीथेन गैस से जलाई जाती है। इस गैस से भी बहुत अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ये मीथेन हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पे चर्चा करते हैं। यह
यह तीसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इस गैस का प्रयोग एसी, फ्रिज जैसे प्राथमिक यंत्रों में किया जाता है। यह गैस ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद दोस्तों सीसा। सीसा क्या करता है? शीशा युक्त पेट्रोल के जलने से सीसा वायुमंडल में मिल जाता है। यह कैंसर, तंत्रिका तंत्र जैसी समस्या पैदा करता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कैडमियम क्या है? इसे रेस्पिरेटरी पॉइजन कहा जाता है। कैडमियम को रेस्पिरेटरी पॉइजन कहा जाता है क्योंकि यह सांस संबंधी बीमारियां पैदा करता है। यह एक जल प्रदूषक भी है। सी ए मिला यानी कैडमियम मिला जल पीने से इटाई नामक रोग हो जाता है। कैडमियम मिला, सी ए मिला, चाहे वो लोग कैडमियम मिला चाहे सी ए मिला, जल पीने से इटाई रोग हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों पार्थेनियम क्या है? इसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है। पार्थेनियम को। इसके कण मिलकर वायुमंडल में मिल जाते हैं जिससे दमा और चर्म रोग जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं पार्थेनियम से। इसके बाद देखते हैं धूल कण। वायुमंडल में फैले धूल कणों से गुर्दे और लीवर की समस्या हो जाती है। वायुमंडल में फैले धूल कणों से गुर्दे और लीवर की समस्या हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों एशियाई भूरे बादल। हम जानते हैं कि एशियाई क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ केवल गर्मी में बरसात होती है। अतः गर्मी में तो वायुमंडल में लटके धूल कण या अन्य प्रदूषक वर्षा के साथ जमीन पर आ जाते हैं, लेकिन ठंडी के सीजन में वर्षा न होने पर ये धूल कण व प्रदूषक वायुमंडल में छाए रहते हैं। इन्हें एरोसोल या एशियाई भूरे बादल कहा जाता है। इनकी वजह से सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। इससे कोहरा या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पैदा होती है। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश दोस्तों कोयला पत्थर जलाने से यह पैदा होता है। कोयला पत्थर जलाने से फ्लाई ऐश पैदा होता है। यह भी एक वायु प्रदूषक है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।